हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सीटेट और स्टेट टेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम्स के लिए तो उसके लिए भी ये वीडियोस यूजफुल रहेंगे। तो क्लास 8 की पॉलिटी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम क्लास 6 और 7 की पॉलिटी कर चुके हैं। तो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स से हम तैयारी कर रहे हैं और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। क्लास 8 एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो अगर आप बार बार सीटेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं पेपर 2 तो यहाँ से तैयारी करें। सोशल साइंस और साइंस दोनों की ही क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप मेरे बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, तो पैटर्न मैं जानती हूँ इन एग्जाम्स का, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। और यू कैन नाउ ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले अगर हम बात करें किसी एक गेम की, तो गेम की अगर हम बात करें तो गेम अगर हमें सफल करना है पूरी तरह से तो उसके लिए कुछ नियम होने बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर गोल होगा, कहाँ पर ज़्यादा स्कोर मिलेगा, कहाँ पर किस तरह से स्कोर होगा और कब डिस्क्वालीफाई होगी कोई टीम और किस तरह से वो जो टीम है वो क्वालिफाई करेगी। तो ये सभी जो है नियम हमें पहले से ही बनाने होते हैं कोई भी अगर कोई गेम होता है। वैसे ही हम बात करें अगर सोसाइटी की, तो सोसाइटी जो है एक खेल की एक टीम की तरह ही है, लाइक फुटबॉल टीम। तो अगर सोसाइटी में नियम नहीं होंगे तो जो शरीफ लोग हैं वो कैसे जिएंगे, उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे तो आजकल आप देख रहे होंगे कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इतने क्राइम जब हैं जबकि कानून का थोड़ा डर रहता है। कुछ लोग कानून के डर से क्राइम नहीं करते हैं। तो अगर कानून ना हो, नियम ना हो, तो लोग क्या करेंगे, लोगों को खुली छूट मिलेगी कुछ भी करने की और किसी को भी परेशान करने की। तो ऐसे में जो शरीफ लोग होंगे उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं रह पाएंगे ऐसी सोसाइटी में। तो सोसाइटी जो है वो फुटबॉल टीम की तरह है और सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए कानून आवश्यक है। लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न द सोसाइटी। तो एक लिखित दस्तावेज है जिसमें हमें ऐसे नियम मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान। तो संविधान में हमें ऐसा लिखित जो है नियम मिलते हैं जो कि हमारी सोसाइटी पर लागू होते हैं। अब बात कर लेते हैं किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें कई भाग हैं कि क्यों पड़ती है, कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। तो अगर बात करें, देखो, संविधान और लोकतंत्र के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। देखो, अगर हम बात करें लोकतंत्र की तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं और बहुत सी कंट्रीज में आप देखेंगे संविधान भी है। देखो, हर देश का एक अपना संविधान हो सकता है और आपने देखा होगा कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र बहुत से देशों में आपने देखा होगा, लेकिन जो संविधान है, संविधान किसी का भी हो सकता है। संविधान जो आपकी मोनार्की होती है उसमें भी संविधान हो सकता है, उनका अपना संविधान हो सकता है किसी भी तरह का। लेकिन जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका अपना एक संविधान होगा ही होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिस देश में संविधान लागू है वो किसी भी तरह का संविधान हो उनका, कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो मोनार्की जो सरकार है वो भी लागू कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसमें संविधान होगा ही होगा। लेकिन जहाँ पर संविधान है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो देश लोकतांत्रिक होगा ही। तो ध्यान रखेंगे, जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर तो संविधान होगा ही, लेकिन जो संविधान जहाँ पर जिस देश में लागू है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं है। तो संविधान कई उद्देश्यों को पूरा करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस एंड यह कुछ ऐसे आदर्शों को प्रस्तुत करता है जो उस तरह के देश का आधार बनाते हैं जैसा कि हम नागरिकों के रूप में रहते हैं। इसका मतलब है कि देखो, अगर हम किसी संविधान को लागू करना चाहते हैं, हमारे देश में संविधान लाना चाहते हैं, तो हम उस संविधान को कुछ इस तरह का बनाएंगे जैसे कि हम नियम अपने लिए चाहते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी को हम ले लें, जैसे कि अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गोकुलधाम सोसाइटी को ही ले लो। जैसे कि उसमें जो भिड़े है वो बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने देता, उसे पसंद नहीं है बच्चों का क्रिकेट खेलना, तो क्योंकि वो कांच तोड़ देते हैं बच्चे अपनी बॉल से। तो अब क्योंकि देखो उस सोसाइटी में एक पर्सन ऐसा है जो वो चीज़ नहीं चाहता कि बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलें, तो वो अपनी सोसाइटी में ऐसे नियम बना सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें भी हम लागू कर सकते हैं, जैसे कि कोई आउटसाइडर जो है वो हमारी सोसाइटी में नहीं आएगा, कुछ इस तरह के नियम बना सकते हैं।
तो जब तक कोई जानने वाला उसको नहीं बुलाएगा तो कोई किसी अजनबी को एंट्री नहीं मिलेगी अपनी सोसाइटी में। तो इस तरह से अपनी अपनी सोसाइटी के अपने अपने नियम होते हैं। वैसे ही संविधान के बारे में भी है, जैसे कि हम अपने देश को बनाना चाहते हैं जैसा, वैसे नियम हम उस देश में उस देश के संविधान में डाल सकते हैं। जैसे कि हम इक्वलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पहले जाति के आधार पर भेदभाव होता था, तो हम इक्वालिटी वाला जो चीज़ है वो संविधान में डाल सकते हैं, और ये चीज़ है भी हमारे संविधान में। तो लोगों ने वो फेस करी थी उस टाइम पर, जब संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस टाइम पर जो इश्यूज लोग फेस कर रहे थे, संविधान निर्माताओं ने वो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया, क्योंकि उनको पता था कि ये प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं, और उन्होंने देखा था, वो दूरदर्शी थे कि अब से 100 साल बाद या फिर अब से 50 साल बाद क्या सिचुएशन हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने उसमें कुछ नियम रखे, और उन्होंने संविधान को ऐसा भी बनाया, संशोधन करने योग्य बनाया कि आज से 50 साल बाद हो सकता है और नियम आ जाए, सोसाइटी कुछ और हो, आज जो सोसाइटी है वो कुछ और हो, कल कुछ और हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको संविधान को ढाल सकते हैं। तो उसमें संशोधन करने का भी उन्होंने प्रावधान किया। तो आम सहमति पर पहुंचने में ये मदद करता है संविधान देश के नागरिक के विचार, मूल्यों और मान्यताओं का पालन करता है। हैव्स टू अराइव एट अ कॉमन कंसेंसस, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द आइडिया, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो कहने का मतलब वही है कि जो नागरिक अपने लिए चाहते हैं, उनके जो विचार हैं, उनके जो वैल्यूज़ हैं, वो सभी क्या है ना, वो संविधान में कह सकते हैं परिलक्षित होती हैं, वो दिखती हैं उस संविधान में। तो इसका लिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नेपाल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू और थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो नेपाल में क्या था, राजा ज्ञानेंद्र ने 1990 में लोकतांत्रिक व्यवस्था की कमान संभाली। तो देखो 1990 तक क्या था, नेपाल में लोकतांत्रिक देश था ये नेपाल। उसके बाद हुआ क्या कि आंदोलन हुआ। देखो आंदोलन होने का एक कारण था, आंदोलन क्यों हुआ, 1990 में जब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री थी नेपाल, तो लोकतांत्रिक से ये क्या करने लगे, धीरे धीरे मोनार्की की तरफ जाने लगे। राजा थे ना ये, तो राजा ज्ञानेंद्र थे इसमें कमान संभालने वाले नेपाल में। तो लोकतांत्रिक देश को क्या करा इन्होंने, मोनार्की की तरफ ले गए, यानी कि जो राजतांत्रिक देश होते हैं, जो राजा का शासन होता है, राजा की चलती है, राजा का ही सब कुछ इसमें होता है, जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो राजा के पास होती है। तो लोकतांत्रिक से क्या किया इन्होंने, ये मोनार्की की तरफ ले गए। तो इसकी वजह से ही यह आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन जो हुआ था ये किसने किया था, माओवादी प्लस सेना प्लस नागरिक, तो ये सब ने मिलकर के आंदोलन कर दिया। और हुआ क्या, फिर अंत में 2006 में राजा ने लोगों द्वारा सरकार को स्वीकार कर लिया, और 2008 में नेपाल में राजशाही को खत्म करने के बाद लोकतंत्र बन गया, यानी कि फिर से ये लोकतंत्र बन गया, जो कि मोनार्की की तरफ चल दिया था ये राजा ज्ञानेंद्र के टाइम पीरियड पर। तो फाइनली किंग एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट बाय पीपल इन 2006 एंड इन 2008 नेपाल बिकम ए डेमोक्रेसी आफ्टर डेमोलिशिंग द मोनार्की। तो फिर से क्या हुआ, ये राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र बन गया। फिर पीपल रोट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी, लोगों ने लोकतंत्र के लिए नया संविधान लिखा। अब देखो नए संविधान को लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो राजशाही थी, राजतंत्र जो था उस वक्त, उसके अपने नियम थे, उसके अपने कानून थे, उसके बाद लोगों को अपने हिसाब से संविधान चाहिए था। तो इसीलिए इनको एक नया संविधान बनाने की ज़रूरत थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, इनके जिसमें जो नियम हो वो लोगों के अकॉर्डिंग हो। तो नेपाल में विरोध क्यों हुआ और लोगों ने नया संविधान क्यों लिखा, तो वही जो मैं बता चुकी हूँ आपको, वे एक ऐसा संविधान चाहते थे जो देश के उन आदर्शों को प्रतिबिंबित करे जो वे बनना चाहते हैं। वही सेम चीज़ की जैसा हम चाहते हैं, जैसे नियम हम चाहते हैं, हम अपनी सेफ्टी के लिए, हम अपने सुविधाओं के लिए जो चीज़ चाहते हैं वो हम अपने संविधान में इंक्लूड करते हैं। तो वैसा ही संविधान नेपाल में बनाया गया। तो नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र स्थापित हो गया, और इसके संवैधानिक नियमों को बदलने की उस वक्त क्या थी, आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए संविधान इन्होंने नया बनाया। तो नेपाल की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का एक पड़ोसी देश है ये। तो यहाँ है हमारा प्यारा भारत, और रेड कलर से आप देख सकते हो, इधर आपको दिखेगा नेपाल। यहाँ पर थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये है नेपाल। तो भारत से इसकी सीमा टच होती है। अब दूसरा कारण देख लेते हैं, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को परिभाषित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का क्या मतलब है, राजनीतिक प्रणाली का मतलब होता है कि उस देश में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था है। वो लोकतांत्रिक है, यानी कि जनता के लिए शासन है या जनता का शासन है, या तो फिर वो तानाशाही है, किसी एक पर्सन का ही उस पर पूरा नियंत्रण है पूरे देश पर,
या फिर राजशाही है यानी कि राजा का अधिकार है। तो ये जो डिसाइड करता है वो कहीं ना कहीं जो संविधान है, संविधान के थ्रू ही वो पता चलता है कि वो देश में व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था। एग्जाम्पल अगर हम लें तो नेपाल का ले सकते हैं। जैसे नेपाल के पुराने संविधान की बात करें तो वो राजशाही था, यानी राजतंत्र के नियम थे, उसमें राजा का ही जो है फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन जो नया संविधान बना वो लोगों के अकॉर्डिंग बना, लोकतंत्र के हिसाब से बना, जिसमें कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो लोकतंत्र में जनता की होती है। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि नियम कानून बनाते हैं। अगर जनता संतुष्ट नहीं होती तो आंदोलन कर लेती है जनता, या फिर 5 साल बाद उस नेता को हटा देती है। तो यह उन दिशा निर्देशों को भी प्रदान करता है जो इन समाजों के भीतर निर्णय लेने को नियंत्रित करते हैं। तो एक तरह से दिशा निर्देश भी प्रदान करता है कि किस तरह से डिसीजन लिया जाएगा, किस तरह के नियम बनेंगे। जैसे कि कोई क्राइम अगर करता है तो उसको किस तरह की सज़ा मिलेगी और किस क्राइम के लिए कितनी सज़ा मिलेगी। ऐसा ना हो कि किसी के चोरी करने के लिए आप फांसी की सज़ा सुना दो, तो जो सज़ा है, जो क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग होगी। तो वैसे ही वो क्या है, संविधान गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है कि इस सज़ा के लिए ये वाला दंड आप देंगे, या फिर अगर कोई कुछ भी गलती करता है तो उसको ये सज़ा मिलेगी। तो इस तरह की जो गाइडलाइंस है, या फिर गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस देते हैं कि आप इस चीज़ के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में जानते होंगे, तो उसमें राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि संविधान के थ्रू जो है पता चलती हैं कि लोकतंत्र में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, संविधान हमें शक्तिशाली प्राधिकरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, शक्तिशाली है कौन और सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है हमें। देखो, शक्तिशाली वो हो जाता है जिसकी होती है सत्ता। मान लो लोकतंत्र भी है तो लोकतंत्र में किसी ना किसी की गवर्नमेंट होती है, आपको पता ही है। तो मान लो किसी की भी सत्ता है, कोई भी जो पार्टी है उसकी गवर्नमेंट है, तो वो पार्टी क्या कर सकती है, अगर उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वो अपने अकॉर्डिंग नियम बना सकती है, वो चाहे जनता के हित में हो या ना हो। लेकिन अगर संविधान में कुछ नियम निर्धारित हम पहले से ही कर देंगे तो वो उस दायरे में बंधे रहेंगे, उसके बाहर वो नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए देखो, वो जो शक्तिशाली सत्ता होगी वो जो होगी वो नियंत्रण में रहेगी, और जो नियम उसमें बनाए गए होंगे संविधान में उससे बाहर जाकर के वो काम नहीं करेंगे। तो वो क्यों शक्तिशाली क्यों है, वो शक्तिशाली क्योंकि जनता ने उसको चुना है, सत्ता मिल गई है 5 साल के लिए, तो शक्तिशाली हो गए। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर ले, गलत इस्तेमाल ना कर ले, तो उसके लिए दिशा निर्देश संविधान में दिए जाते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि शक्तिशाली प्राधिकरण के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करता है संविधान हमें। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है जो कि है क्लासरूम की सिचुएशन है एक, तो क्लासरूम की स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें शक्तिशाली प्राधिकरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अब एक लड़का है सुरेश जो कि क्लास का मॉनिटर है। अब टीचर क्या करती है, टीचर सुरेश पर जिम्मेदारी छोड़ करके जाती है। टीचर को कुछ काम होता है, वो कहती है कि जब तक मैं आऊँ तब तक तुम क्लास को संभालो, बच्चे शोर ना मचाएं और कुछ गलत हरकतें ना करें। तो उसके लिए टीचर सुरेश पर जिम्मेदारी सौंप जाती है। वो ऐसा अक्सर होता भी है, जब आप छोटे होंगे तब आपने देखा होगा ये चीज़ कि जो मॉनिटर होता है उस पर टेम्परेरी जो जिम्मेदारी है वो डाल दी जाती है कि क्लास का ध्यान रखें, क्लास पर नज़र रखें। तो ऐसे में वो क्या करता है, मॉनिटर जो सुरेश है, एक लड़का होता है अनिल, और उसको बिना वजह वो परेशान करने लगता है। वो कहता है कि आज मैं टीचर से तुम्हारी कंप्लेन करूँगा। लेकिन अनिल कहता है कि मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसा बोल रहे हो। फिर जब टीचर आती है तो टीचर से वो कंप्लेन कर देता है, जैसा कि सुरेश ने कहा था। तो जो क्लास का मॉनिटर सुरेश है उसने अनिल के खिलाफ कंप्लेन कर दी टीचर को कि ये अनिल जो है क्लास में शोर मचा रहा था और मेरी बात भी नहीं मानी इसने। तो फिर टीचर ने उसको क्या किया, पनिश करा उस लड़के को, अनिल को, कि तुम 100 बार ये लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। और लेकिन वो लड़का ये कहता रहता है कि मैम कुछ नहीं किया है। अनिल कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये बिना वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन बात क्या है, टीचर तो मॉनिटर पर ही बिलीव करेगी। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है हमारी सोसाइटी में भी, जो गवर्नमेंट सत्ता में है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जो सही है वो आपको बताना है कौन सा सही है। तो क्योंकि देखो, किसी को परेशान करके ही नहीं, अब वो शक्ति का दुरुपयोग जो हमारी
गवर्नमेंट है वो किसी और तरीके से भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है, अपने किसी रिलेटिव को बचाने के लिए या फिर कुछ फ़ायदे के लिए, किसी को फ़ायदेमंद जॉब दिलवाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती, गवर्नमेंट में जो व्यक्ति पावर में है वो कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर इसका बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब कक्षा की जो स्टोरी है उसको अगर हम गवर्नमेंट से जोड़कर देखें तो वही है जो मैंने आपको बताया कि जो राजनीतिक नेता हैं अपने अधिकारों का वो दुरुपयोग कर सकते हैं। तो वो अपने किसी रिलेटिव को अच्छी पोस्ट दिलवा सकते हैं जिसके वो काबिल नहीं है, या फिर जो अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसको बचवा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, पैसे दे करके या किसी भी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करके। तो संविधान ऐसे नियम निर्धारित करता है जो हमारी रक्षा करते हैं, जो जिसमें कि सभी को समान इक्वल जो है राइट्स दिए जाते हैं। वो गवर्नमेंट में कोई पर्सन हो, सत्ता में हो कोई, या कोई भी हो, तो संविधान में ऐसे नियम निर्धारित किए जाते हैं जिससे सभी को इक्वल राइट्स मिलें। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो कि है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि संविधान में निर्धारित किए गए हैं सभी नागरिकों के लिए। तो आइए इनको देख लेते हैं एक बार। तो मौलिक अधिकार हम आगे देखेंगे, उससे पहले हमें अभी 4th पॉइंट देख लेते हैं। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि एक प्रभावशाली समूह कम शक्तिशाली लोगों या समूहों के खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करे। तो संविधान मतलब किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसमें 4th पॉइंट है ये कि जो शक्तिशाली जो समूह है वो कम प्रभावशाली जो वीक समूह है, ग्रुप है, उसको परेशान ना करें या फिर उसके खिलाफ अपनी शक्ति का उपयोग ना करें। इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है ये। जैसे कि मान लो क्लास है कोई, और या फिर वैसे ही बच्चे गेम खेलना चाहते हैं, तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो उनमें आपस में बहस छिड़ जाती है कि कौन सा गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, यहाँ पर ये लड़कियां कह रही हैं कि लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। तो लड़के कहते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट। तो लड़के क्रिकेट के लिए सहमति जताते हैं, जबकि लड़कियां कहती है कि बास्केटबॉल खेलेंगे। तो टीचर डिसाइड क्या करती है कि चलो हम क्या करते हैं, वोटिंग करवा लेते हैं सभी से कि कौन से गेम खेलने हैं। तो कहते हैं जिसको जो सा गेम खेलना है वो हाथ खड़े करें अपने। तो बच्चे वही है, अब सभी अपना हाथ खड़ा करते हैं जिसको जो गेम खेलना होता है। अब क्योंकि देखो लड़कों की संख्या ज़्यादा थी, तो क्योंकि उनकी वोटिंग ज़्यादा रहेगी, तो ऐसा होता है कि लड़के ही फिर उसमें जीत जाते हैं। तो अब लड़कियां क्या कहती हैं कि ऑब्वियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। तो जीतने तो इनका बनता ही है, जब ज़्यादा संख्या में है तो मेजोरिटी में तो यही रहेंगे। तो लड़की कहती है फिर वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी। लड़कियां मजबूर रहती हैं उस गेम को खेलने के लिए, क्योंकि ये कहती हैं कि हमें हमेशा उसी चीज़ को मानना पड़ता है जो कि बॉयज़ कहते हैं, क्योंकि बॉयज़ क्या है, मेजोरिटी पे हैं, यानी कि बहुमत जो है वो बॉयज़ का रहता है, ज़्यादा संख्या किसकी है, बॉयज़ की है। तो ये लड़कियां कहती हैं कि मैम को दूसरा कोई रास्ता ढूंढना चाहिए जिससे कि क्या है, हमारे अधिकारों का हनन ना हो, हमें भी इक्वल राइट्स मिले। तो वैसा ही होता है संविधान में भी। संविधान में ऐसे नियम लिखे जाते हैं जो कि किसी एक के पक्ष में नहीं होते बल्कि सभी के पक्ष में होते हैं। ऐसा ना हो कि एक कोई शक्तिशाली समूह हो जाए और वो जो कम शक्तिशाली समूह है, कम प्रभावशाली समूह है, उस पर भारी पड़ जाए या फिर उसको परेशान करे। इसमें आगे ये है कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के हितों को बाहर नहीं करना चाहिए। मेजोरिटी शुड नॉट एक्सक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो जो बहुसंख्यक हैं यानी संख्या में ज़्यादा हैं, तो उनको जो कम संख्या में लोग हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने बहुसंख्यक होने का फ़ायदा उठाएं, जो कम प्रभावशाली या फिर कम संख्या में समूह हैं उसको वो परेशान करें किसी भी तरीके से। इसमें एक एग्जाम्पल है हमारा धार्मिक वर्चस्व, रिलीजियस डोमिनेशन। इसका मतलब होता है जैसे कि इसमें एक समुदाय के सदस्य एक ही समुदाय के दूसरे लोगों को दबा सकते हैं। मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी। सेम कम्युनिटी कैसी भी हो सकती है, जैसे कि क्लासरूम की भी बात कर सकते हैं हम, जैसे कि क्लासरूम में सेम ही कम्युनिटी है, मतलब सभी बच्चे पढ़ने वाले हैं,
तो वो क्या कर सकते हैं, एक समुदाय के सदस्य एक ही समुदाय के दूसरे लोगों को दबा सकते हैं। वैसे ही एक कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, कोई किसी जाति के भी हो सकते हैं, या फिर एक दबदबा, ये दबदबा जो है एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल सबसे बड़ा ले सकते हैं, जो ऊंची और नीची जाति वाला जो कंसेप्ट था पहले होता था सबसे ज़्यादा, तो ऐसा ना हो कि एक जो ब्राह्मण ग्रुप के लोग हैं वो जो नीची जाति कहे जाने वाले लोग हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को सताएं या फिर किसी तरह से परेशान करें, उनके अधिकारों का हनन करें, तो ऐसा ना हो इसके लिए संविधान में नियम बनने ज़रूरी हैं, जो कि हमारे संविधान में दिए हुए भी हैं। आगे भी हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। 5वां पॉइंट और देख लेते हैं कि किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है। संविधान हमें खुद से भी बचाता है। अब खुद से कैसे बचाता है, कभी कभी हम किसी ऐसे मुद्दे पर कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे बड़े हित के विरुद्ध हो सकता है। हमें उस वक्त लग रहा होता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो। तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो कोई तानाशाही पार्टी की कामना कर सकता है, मतलब कि मान लो कि हम ये चाहें कि कोई एक व्यक्ति ही हमारे जो है सरकार पर, मतलब पूरे देश पर राज्य करे। एक ही पर्सन को हम सोच सकते हैं कि एक ही पर्सन जो है हमारे लिए नियम बनाए, कानून बनाए, उसी को हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, अधिकार ना हो और वो अपने अकॉर्डिंग जो है देश को चलाए। तो अगर हम ऐसा कोई इच्छा रख सकते हैं और किसी को अगर हमने बना दिया, देश का प्रधानमंत्री हमने खुद से चुन लिया और हमने उसको सारी शक्ति दे दी बनाने के लिए। हम लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही ये तो वैसे लोकतंत्र में होता है प्रधानमंत्री। मान लो हमने किसी को राजा चुन लिया और हमने कहा उसको कि आप ही नियम बनाओ, आप ही कानून बनाओ, तो वो क्या होता है, वो डिक्टेटरशिप होती है, उसके पास ही हो जाएगा सारा अधिकार। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलेगा तो वो अपना क्या है, अधिकारों का क्या है, गलत यूज़ करेगा, क्योंकि अब उसको कोई कहने वाला नहीं है, ना तो उस पर जनता का नियंत्रण है और ना ही गवर्नमेंट का, संविधान का नियंत्रण है। तो वो अपने हिसाब से कानून बना सकता है, कर सकता है, नियम उनको लागू कर सकता है जनता पर, उनको जनता को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। तो ये लंबे टाइम के लिए हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अब जैसे कि ये एक लड़की है जिसका कि एग्ज़ाम है, तो अब ये क्या कह रही है कि मेरे पास अभी 2 चैप्टर बचे हैं रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि कल मेरा टेस्ट है। तो अभी मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम भी आ रहा है और मतलब इतना फेवरेट है कि मैं मरी जा रही हूँ उसको देखने के लिए। लेकिन अब ये कह रही है कि अगर मैंने टीवी देखा, अपना फेवरेट प्रोग्राम देखा, तो मेरा वो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करती है, डिसाइड करती है टीवी ना देखने का, और फिर जब ये एग्ज़ाम दे रही होती है, टेस्ट कर रही होती है, तो ये कहती है अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा और इन आखिरी 2 अध्यायों से इतने सारे सवाल आ गए। तो अब देखो चीज़ ये है कि हम खुद पर भी कंट्रोल कर पाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से। अब अगर ये टीवी देख रही होती, टीवी से ने देख लिया होता, तो कुछ चैप्टर्स ही इसके मिस हो जाते और उनसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे ही संविधान हमें खुद से बचाता है। कभी कभी हम डिसीजन गलत लेने की कंडीशन में होते हैं, लेकिन संविधान क्या है, संविधान में नियम होने की वजह से हम वो फिर नहीं करते हैं। तो इसीलिए संविधान हमें कभी कभी खुद से भी बचाता है। कभी कभी जो कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, उनसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी गलत डिसीजन दे देते हैं, तो उसका भी प्रावधान दिया हुआ है संविधान में कि ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। तो संविधान में सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो जो पॉसिबिलिटी हैं, जो मिस्टेक होने की संभावना है, उन सब का सॉल्यूशन संविधान में दिया गया है। अब ये तो हमने देख ली बात कि किसी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान को कि भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है और क्यों ये सब चीज़ें की गई हैं, ये सभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब हुआ था, उसके बाद स्वतंत्र भारत की कल्पना की गई थी। और स्वतंत्र भारत की जब हमने कल्पना की थी तो हमने सोचा था लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, क्योंकि जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त, उसके शासन के टाइम हमने बहुत कुछ झेला था। हम उस टाइम कीमत समझ गए थे कि जो स्वतंत्र होना होता है वो क्या होता है, उसकी कीमत हम समझ गए थे एक तरह से। तो
लोकतंत्र का मतलब है निर्णय लेने में समान भागीदारी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ये एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि लगभग 300 लोगों के समूह द्वारा काम किया गया था, क्या, जो संविधान बनाने का काम था। तो इसके लिए संविधान सभा पहले बनी थी। संविधान सभा में कुछ मेंबर्स थे, ये लगभग 300 थे, जिन्होंने कि इसके लिए नियम कानून बनाने का काम किया। बहुत सारे देशों के संविधानों को हमने देखा, उसके बाद जाकर के ये बना था। तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया था। तो सबसे पहले अगर शामिल करने की बात हो तो 1934 में ये संविधान सभा के गठन की बात हुई थी। तो केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो देखो काफ़ी टाइम लगा इसको संविधान का एक प्रारूप तैयार करने में, किस तरह का होगा। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था और संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया था। बात करें अगर संविधान सभा की, तो नेताओं का एक निकाय था ये, बॉडी ऑफ लीडर्स, काफ़ी सारे नेता इसमें शामिल थे और देश के संविधान को तैयार करने का एक बड़ा काम उनके पास था। हैड अ ह्यूज टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बहुत बड़ा काम था ये, इतना आसान नहीं था क्योंकि अस्त व्यस्त सारी चीज़ें हो गई थी, पूरा देश जो है बिखर गया था, उस टाइम पर विभाजन भी हुआ था। तो संविधान बनाते समय उनके सामने कई चुनौतियां थी। वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे हैड मैनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ देम। उनमें से कुछ मुख्य जो थे वो थे विविधता। देखो अलग अलग कल्चर है हमारे देश में, कैसा होना चाहिए संविधान, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी थी। साउथ में अलग कल्चर है, नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, ईस्ट में अलग कल्चर है, वेस्ट में अलग है। इसके अलावा विभाजन सबसे बड़ा चैलेंज था, जो पार्टीशन हो गया था, लोग बट गए थे दो देशों के बीच में। रियासतों का एकीकरण, जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर राजाओं का शासन था, उनका क्या करना है, उनका एकीकरण कैसे कर पाएंगे। तो इन सभी चुनौतियों पर काम करते हुए संविधान सभा ने एक दूरदर्शी दस्तावेज दिया। इसमें विविधता प्लस राष्ट्रीय एकता थी। इसके अलावा इनको सामाजिक और आर्थिक विकास की चिंता थी, क्योंकि इकोनॉमिक जो कंडीशन थी हमारी वो भी खराब हो चुकी थी। अंग्रेज सारा धन लूट कर ले गए थे यहाँ से, और बाकी सोशल कंडीशन तो सबसे ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उस टाइम पर जो है धर्म जाति के आधार पर लोग लड़ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो संविधान निर्माता थे उनको हो रहे थे। तो बाबा साहब जो हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, क्योंकि अनुसूचित जातियों को बिल्कुल निगलेक्ट उस वक्त किया जाता था, बिल्कुल उनको एक साइड रखा गया था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथ में ही है। वो चिंतित थे कि जिन अधिकारियों के हाथ में ये अधिकार हैं वो पता नहीं अनुसूचित जातियों को अधिकार देंगे कि नहीं देंगे। तो इसीलिए अनुसूचित जातियाँ बेफिक्र ना हों और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहें। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल हों, जिससे कि हर फील्ड में वो आ जाएंगे तो उनका जो है भेदभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब देखो इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल हुआ है इस चैप्टर में, तो ध्यान रखें यहाँ पर इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल जाती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। यानी कि जो हम राज्य की बात कर रहे हैं वो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम भारतीय राज्य कह देते, कभी कभी नेपाली राज्य कह देते हैं। तो भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है और सरकार राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मतलब कि हम एक सरकार
के तौर पर हम नहीं इस्तेमाल करते राज्य को, तो पूरा हम कह सकते हैं एक तरह से देश के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, इस शब्द को। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है संघवाद, फेडरलिज्म, संसद सरकार बनाती है, पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड धर्मनिरपेक्षता। ये मुख्य विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। तो इनको बारी बारी से देख लेते हैं। संघवाद यानी फेडरलिज्म होता क्या है। देखो, देश में एक से अधिक स्तरों की सरकार का होना, जैसे कि स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, जिसके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायती राज व्यवस्था आपकी शामिल होती है। और इसके बाद आती है आपकी राज्य सरकार, जो राज्य स्तर पर काम करती है। फिर आती है केंद्र सरकार, जो आपकी पूरे देश की सरकार होती है। तो इस तरह से सरकार जो है वो स्तरों में बटी है, 3 स्तरों में बटी हुई है। तो संघवाद की आवश्यकता क्यों है। देखो, समुदायों की एक विशाल संख्या है, हमारा देश छोटा तो है नहीं, छोटा नहीं है, तो अब पूरे देश की एक सरकार हो, एक ही व्यक्ति उसको शासित करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब इतनी बड़ी संख्या है समुदायों की, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, विविधता इतनी है, तो एक व्यक्ति या फिर सरकार का एक स्तर सभी समुदाय पर शासन नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकार का एक और स्तर होना महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ पर तो 2 स्तर और हैं, यानी कि पूरे 3 स्तर हैं सरकार के। तो इसी को हम कहते हैं संघवाद, यानी कि जब अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट हो, कई स्तरों पर सरकार काम करती है, तो उसी को कहते हैं संघवाद। अब बात कर लेते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति का मतलब होता है संसद पर आधारित सरकार का एक रूप, यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि, जो आप वोटिंग के थ्रू निर्वाचित करते हैं ना, प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उसी को उस पर जो आधारित, जैसे कि संसद है हमारी, तो संसद पर आधारित जो सरकार का रूप है उसी को हम कहते हैं क्या, संसदीय शासन पद्धति। तो भारत का संविधान जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, यानी कि सभी को मताधिकार प्राप्त है, जिससे भारत के लोगों ने सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया और साथ ही वे चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो सरकार के संसदीय स्वरूप के तहत लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि जो होते हैं जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कि जो जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनती है, और जो प्रतिनिधि फिर जनता के लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसके बाद जनता उनसे जवाब भी मांग सकती है। तो ये जो पूरी प्रणाली है यही हमारी कहलाती है क्या, संसदीय शासन पद्धति, क्योंकि ये क्या है ना, संसद पर आधारित सरकार का एक रूप है। तो संसद का यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ले लिया है, देख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं संविधान की क्या विशेषताएं हैं, हमारे भारतीय संविधान में विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा से क्या मतलब है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं शक्तियों का साझाकरण, शेयरिंग ऑफ पावर्स, डिफरेंट स्टेजेस पर शक्तियों का बंटवारा होना, जिससे कि किसी एक इंसान के ऊपर ये पावर ना हो कि वो पूरे देश पर राज कर पाए। तो शक्तियाँ अगर बटी रहेंगी तो क्या होगा, एक तरह से निरंकुशता नहीं आएगी। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग हैं, एक तो है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर होते हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा है संसद में, वो यहाँ पर होते हैं। कार्यपालिका क्या है, ये कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंटिंग लॉज, जो कि कानून लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें हमारी पुलिस भी शामिल है। और इसके अलावा जो तीसरा हमारा अंग है सरकार का, वो है न्यायपालिका, जुडिशरी, जो कि सिस्टम है कोर्ट का हमारे देश में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो पावर इज शेयर्ड अमंग दीज 3 ऑर्गन्स। वाई, क्यों हमने पावर इनके बीच में बांटी है,
इन सभी में पावर क्यों बांटी है हमने, इसका आंसर आपको मिलेगा अभी। तो सरकार के किसी एक अंग द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि इनमें से प्रत्येक अंग को अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि कोई एक शक्ति का दुरुपयोग ना करे, अगर हम सारी पावर एक इंसान के हाथ में दे देंगे, उसी को नियम बनाने हैं, उसी को नियम लागू करवाने हैं, उसी को ही दंड देना है, उसी को न्याय करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कुछ नियम बना सकता है। अगर मान लो वो पावर में है और उसने कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक्स कर दी, तो वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए तो कुछ कर सकता है, या फिर उसके रिलेटिव्स होंगे, उसके जानने वाले होंगे, उनकी कमियों को वो दबा सकता है। तो शक्ति का बंटवारा इसलिए किया गया है जिससे कि कोई एक अंग अपने जो शक्ति का है वो दुरुपयोग ना कर ले। अलग अलग शक्तियाँ बटी होंगी तो अलग अलग निर्णय लिए जाएंगे अलग अलग फील्ड में। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, किसी कंपनी में आप चले जाएं तो अलग अलग डिपार्टमेंट बटे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब कई लोगों के सामने से कोई चीज़ गुजरेगी तो किसी ना किसी की नज़र में वो कमियां आ जाएंगी, और जो एक इंसान है वो अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करवा सकेगा। तो शक्तियों का बंटवारा इसलिए ज़रूरी है। तो ये जांच और संतुलन की शक्ति प्रणाली विकसित कर। कभी कभी राज्य और सरकार के बीच भी असमंजस की स्थिति बन जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच भी, तो उनके लिए भी ये शक्तियों का बंटवारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं जो कि है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हर नागरिक की ज़रूरत है, अधिकार है हर नागरिक का। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। औपनिवेशिक शासन के पिछले अनुभवों से हमने सीखा था क्या, कि कुछ हमारे ऐसे अधिकार थे जो कि उन्होंने दबा दिए थे। उस टाइम पर बहुत से अधिकारों का हमारा हनन हुआ था। तो उस चीज़ से हमने क्या सीखा कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए नागरिकों को जो हर हाल में मिलनी चाहिए, जो हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए, वही है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान निर्माता लिखित अधिकारों का एक सेट सुनिश्चित करना चाहते थे जो राज्य के दुरुपयोग से रक्षा करेगा। Constitution makers wanted to ensure a set of written rights that would guard against the misuse of state। अब देखो, जब ब्रिटिश सरकार थी वो भी तो एक सरकार ही थी ना, लेकिन वो कुछ ऐसे अधिकारों का पालन नहीं करती थी। वो जिसको मन करते था कुछ करता था, कुछ भी सज़ा देने का, कुछ भी सज़ा वो निर्धारित कर सकती थी। लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं जिसके दायरे में रहकर ही क्या है, वो न्यायपालिका को भी काम करना है, बाकी जो गवर्नमेंट है हमारी कार्यपालिका, विधायिका, सभी को जो काम करना है उन चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करना है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से बचाते हैं। अब इसमें नागरिकों को ये सत्ता से तो बचाते ही हैं, सत्ता में अगर कोई पावरफुल पर्सन है उससे तो बचाते ही हैं, आम इंसानों से भी बचाते हैं। मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, किसी से पर्सनल दुश्मनी हो गई, उसके चीज़ में भी ये काम करते हैं मौलिक अधिकार। तो ये आपको एक दूसरे से भी बचाते हैं, दूसरा कोई सत्ता में है अगर, तो उससे भी ये बचाते हैं अगर वो दुरुपयोग करता है। तो मौलिक अधिकार बहुसंख्यकों के खिलाफ अल्पसंख्यकों के अधिकार की गारंटी देते हैं। जैसे कि पहले होता था, जो कास्ट व्यवस्था हमने पढ़ी थी, कास्ट सिस्टम जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, उसमें होता क्या था कि एक ऊंची जाति होती थी और एक होती थी नीची जाति। तो ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को सताते थे, उनको वो अधिकार नहीं देते थे जिसके वो हकदार हैं। उन पर मतलब इस तरह से टॉर्चर करते थे वो, मतलब उनको गाली दिया करते थे, उनसे इस तरह की चीज़ें करते थे कि तो जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग माने जाते थे, तो वो लोग इतने परेशान थे कि कभी कभी मतलब उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बात मन आती थी। तो ऐसे किसी अधिकारों का हनन ना हो, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए भी ये गारंटी देते हैं मौलिक अधिकार। अब आप किसी को जाति के आधार पर गाली नहीं दे सकते, किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि अब संविधान में इसके खिलाफ प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर आपके जो मुख्य आपके ये अधिकार हैं दिए हुए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। तो समानता के अधिकार में दिया हुआ है कि सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं कानून की नज़र में, और सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, और धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं हो पाएगा। और जो आपके पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनको इस्तेमाल करने का सभी का बराबर अधिकार होगा। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकेगा, और कुछ अपवाद भी हैं इसमें, और छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन इसमें कर दिया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता दी गई है अभिव्यक्ति की, यानी बोलने की, भाषण की, और सभा संगठन बनाने की, देश के किसी भी भाग में आने जाने की, रहने की, कोई भी व्यवसाय करने की, पेशा या कारोबार करने की, ये सभी अधिकार इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या है, मानव व्यापार, जबरन श्रम जो कराते हैं, या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखते हैं, तो वो सभी क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, वो चाहे कोई भी अपना धर्म अपनाए, धर्म परिवर्तन कर लें, भले ही उसका प्रचार प्रसार करें, इसका अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो शैक्षणिक संस्थान खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर है आपका छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। यानी कि जो बाकी के मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का जो अधिकार है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये सबसे जो अहम है ये अधिकार है हमारा, क्योंकि बाकी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान इसमें दिया हुआ है। तो देख लेंगे इंग्लिश में भी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है। मतलब इसमें आपको एक पॉइंट नहीं बताना है, इसमें आपको देखो हर किसी का बताना है। जैसे पहला जो पॉइंट है, इसमें कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, दूसरे में कौन सा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तीसरे में कौन सा हो रहा है, और चौथे में कौन सा हो रहा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं उसके आधार पर आपको इनमें ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का अवलोकन। देखो सारी चीज़ें पहले ही सोच ली गई थी कि अगर ये मौलिक अधिकार नहीं मिले लोगों को तो क्या होगा, और ना मिलेंगे तो क्या करना चाहिए। तो इसमें देखो पहला पॉइंट है, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। ये अधिकार हर उस सत्ता के लिए बाध्यकारी होने चाहिए जिसके पास कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि जिसके पास भी, चाहे वो 5 साल बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाए, कोई और सत्ता आ जाए, ये हर उस सत्ता के लिए बाध्यकारी होंगे जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि इन मौलिक अधिकार को ध्यान में रखकर ही वो कानून बनाएंगे। इसके अलावा देखो भारतीय संविधान में एक खंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी है। इस खंड को अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने और स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए मार्गदर्शन करने के लिए शामिल किया गया है। मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। मतलब राज्य इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि फोर्सफुल्ली लागू करेंगे राज्य से। उसमें कुछ इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, मतलब मार्गदर्शन दिया गया है कि आप इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं अपने राज्य के विकास के लिए। जैसे कि श्रमिकों के लिए वेतन, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, तो वर्कर्स के लिए ये वेतन निर्धारित कर सकते हैं कि इतना वेतन होगा। ऐसा एग्जाम्पल हम इसमें समझ सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें बचा है हमारा संविधान की विशेषता में, जो कि है धर्मनिरपेक्षता। तो हमारे संविधान का एक विशेषता एक ये भी है कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है कि वो किसी धार्मिक मामले से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब ये है कि हर किसी नागरिक को अपने अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है।
कोई भी धर्म का वो पालन कर सकता है, राज्य उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। A state which does not officially promote any one religion as the state religion। तो मतलब राज्य ऐसा कोई किसी को प्रमोट नहीं करेगा कि हिंदू धर्म बेस्ट है या फिर मुस्लिम धर्म बेस्ट है या फिर इस धर्म का पालन करो, या फिर ऐसी कोई मोहर नहीं लगाएगा कि आपको इसी धर्म का पालन करना है, इस धर्म का पालन करेंगे तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो राज्य जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं करेगा, वो सभी सारी जो जनता है उसको इक्वली ट्रीट करेगा। तो किसी भी धर्म को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता है और ना ही किसी धर्म की किसी भी बात पर उपेक्षा की जाती है। ना तो देखो इग्नोर ही करा जाता है और ना ही ज़्यादा किसी को बेनिफिट दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है एक तरह से तटस्थ रहना धर्म के मामले में, ना तो किसी को बढ़ावा देना और ना ही किसी को कम आंकना। धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य किसी के धर्म के संबंधित मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।